आज हमारे साथ हैं ममता यादव, जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतने टफ कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की। सबसे पहले आप अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस परीक्षा की तैयारी 2018 में शुरू करी थी। मैंने अपना बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स में किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले अटेम्प्ट में मेरी 556 रैंक आई थी और इस बार मेरी 5वीं रैंक है, और दोनों ही बार मेरा ऑप्शनल जो था वो फ़िज़िक्स ही था। मैम जनरली ये माना जाता है कि साइंस सब्जेक्ट्स ऑप्शनल की तरह लेने से वो डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल हैं। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीएससी अपना फ़िज़िक्स ऑनर्स में ही किया है। तो अगर आप तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को देखेंगे, तो जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा का सिलेबस होता है और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, वो काफ़ी हद तक एक जैसा ही रहता है। जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, मैंने काफ़ी टॉपर्स की बुक लिस्ट भी देखी थी। वो भी वही होती है जो हमने बीएससी में अपने पढ़ी थी। तो उस वजह से मुझे मैं कहूँगी कि इतना मुश्किल नहीं रहता है। और दूसरा जो पेपर है उसमें काफ़ी जैसे आपको अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, सभी सब्जेक्ट्स की मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो आप इतना निश्चिंत रह सकते हैं कि मेरे अराउंड कितने मार्क्स आ जाएंगे, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट्स में अक्सर नहीं रहता है। मैम जनरली ये माना जाता है कि हमें ऑप्शनल वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो जनरल स्टडीज़ के सिलेबस के साथ ओवरलैप करे। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए आप साइंस स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसका भी एक कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। और वो फ़ायदा ये है कि आप अक्सर, जैसे साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं, तो जनरल स्टडीज़ पढ़ पढ़ के आप शायद आपको वो बोरिंग लगने लगे, आप थक जाएं। तो उस टाइम में भी अगर आप फ़िज़िक्स ऑप्शनल की पढ़ाई करेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और एक तरह से दिमाग को एक रिफ़्रेशिंग सा ब्रेक भी मिल जाता है। तो बहुत मतलब दोनों को बैलेंस करना काफ़ी अच्छा रहता है, और ओवरलैप नहीं होना, मैं कहूँगी इतना कोई चिंता की बात नहीं है। मैम आपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था सिविल सर्विसेज परीक्षा और उसके बाद आप आईआरपीएस में वर्क कर रही थी। तो जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन कैसे मैनेज की सेकंड अटेम्प्ट के लिए? मैनेज हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा अपना टाइम जो है, एक टाइम टेबल बनाइए, अपना थोड़ा प्लान करिए कि किस वक्त आप जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई करेंगे, कब आप ऑप्शनल की पढ़ाई करेंगे। तो टाइम टेबल से चलेंगे तो मैनेज चीज़ें हो जाती हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। मैम साइंस ऑप्शनल के लिए आंसर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने आंसर को एक जितनी, जैसे कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें डेफिनेशन डालिए, न्यूमेरिकल में कॉन्स्टेंट्स अगर यूज़ हैं वो यूज़ करिए, डायग्राम बनाइए, अपने न्यूमेरिकल के आंसर्स में यूनिट ज़रूर लिखिए, और कंक्लूजन में अगर आप कोई असल ज़िंदगी से एक उदाहरण दे सकते हैं तो उसको भी डालिए। इससे एक आपका आंसर जो है बाकी लोगों के आंसर से थोड़ा डिफरेंट होगा और कुछ मार्क्स आपको शायद ज़्यादा मिल सकते हैं। तो यही आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी है कि अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आप थोड़ा प्रेजेंटेशन पर भी काम करिए। मैम आपकी प्रिपरेशन में डायस का क्या रोल रहा? मैंने डायस में दोनों अटेम्प्ट्स में अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, और वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, क्योंकि 10 टेस्ट रहते हैं, 8 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ। तो इससे पूरा जो सिलेबस है एक बार वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ भी हो जाता है टाइम टू टाइम, और अगर कहीं पे भी आपकी तैयारी में जो कमियां हैं आपको वो भी पता चलती हैं टेस्ट देने से, और आप फिर उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और सर की जैसे बहुत काफ़ी डिटेल डिस्कशन सेशन होता था हर टेस्ट का, उससे भी आपको छोटी छोटी गलतियां जो आपकी रहती हैं उनके बारे में अच्छे से पता चलता है, और फिर इम्प्रूव करना उसके ऊपर आसान हो जाता है। तो दोनों साल मेरा एक्सपीरियंस टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी अच्छा रहा। मैम जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जर्नल स्टडीज़ और ऑप्शनल के लिए टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए? मेंस में मैं कहूँगी कि मेरे लिए हम बिकॉज़ टाइम थोड़ा हर किसी के लिए ही लिमिटेड रहता है, तो आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मेरे लिए हमेशा स्पेशली प्रीलिम्स के बाद
ऑप्शनल सबसे ऊपर रहता था, फिर एसए और एथिक्स, और फिर बाकी जनरल स्टडीज़ के पेपर। तो मैं यही कहूँगी कि टाइम मैनेज करने के लिए आप थोड़ा सा एक प्लान हो के अपना बनाइए। प्रीलिम्स से पहले आप तकरीबन 4 महीने दे सकते हैं ऑप्शनल को, और प्रीलिम्स के बाद मैं कहूँगी कि जो 3 महीने का पीरियड होता है उसमें से आधा तो कम से कम आप ऑप्शनल को दीजिए। और क्योंकि उसके 2 पेपर रहते हैं, स्कोर भी आप बाकियों से ज़्यादा कर सकते हैं परसेंटेज वाइज, इसीलिए आई वुड से मैं कहूँगी कि पहली प्रायोरिटी आप ऑप्शनल रखिए, फिर जैसे मैं एसए और एथिक्स रखती थी, फिर जीएस के पेपर। प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रही और जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं कहूँगी सबसे पहले तो आपके जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिलेबस में दिए हैं, उनकी आप एक लिमिटेड बुक लिस्ट प्रिपेयर करिए और उन सबको अच्छे से पढ़िए, और रिवाइज़ कम से कम आपको 6 से 7 बार उसे करना ही करना है। उसके बाद जैसे करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर और एक कोई मैगज़ीन, सिर्फ एक, जैसे मैं एक मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन करती थी, उसको भी आपको जैसे मैं न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाती थी, तो उन्हें भी आपको बहुत बार रिवाइज़ करना है। तो कंटेंट को जितना कम हो सके उतना रखिए, पर रिवीजन आपको कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 6 से 7 बार तो करना ही रहेगा। उसके बाद जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, स्पेशली 2013 के बाद से जब से नया पैटर्न आया है, तो उनका एक बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस कि किस तरह की लैंग्वेज यूपीएससी यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई ऑप्शंस भी पहले पेपर में आए हुए हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ रिपीट हो जाए। तो ये मैंने करा था। इसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो मतलब टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट कम से कम 20 तो देने ही चाहिए। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको ये फ़ायदा रहता है कि प्रीलिम्स में अक्सर कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं बट वो कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे फ़िज़िक्स में भी ब्लैक होल्स के बारे में या ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, तो वो एक फ़ायदा रहता है। एनसीईआरटी मैं कहूँगी कि सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइंस की, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो बेसिक नॉलेज आपके पास होगी। जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उनका थोड़ा सा एक बार डिटेल में आप जाकर देख लीजिए, तो वो काफ़ी रहेगा साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए।